हर्षद मेहता एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में कर रहे थे। यहाँ खास बात ये थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। एक बार फिर सोच लीजिए मेहता जी, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अशोक जी, अब आप इन बातों पर गौर मत कीजिए, क्योंकि अभिषेक के पहली मुलाकात के बाद ही मुझे उस पर विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी को कहीं और नहीं मिल सकता है। बस एक विनती है आपसे। अरे विनती कैसी, कहिए ना आप हमसे क्या बात है। वो मीनाक्षी मेरी इकलौती बेटी है, तो मेरे लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है। बस कभी उसकी किसी भी बात का आप बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बेटी समझकर उसे माफ कर दीजिएगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मेहता जी। हम आपके जितना ऐश्वर्य आराम भले ही ना दे सके उसे, लेकिन उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे हम। ये वादा है आपसे हमारा। मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। थोड़ा रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी। मतलब मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दरअसल। हाँ, तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बेटे। अगर तुम मुझे अंकल कहना छोड़ दो और पापा कहना शुरू कर दो तो जरूर। जी पापा जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी और मीनाक्षी की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो। देखो, इस बारे में मेरी मीनाक्षी से पहले ही बात हो गई है। लेकिन बेटा, ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये तो कैसे बातें कर रहा है। प्लीज मम्मी पापा, आप सब मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से हमारी शादी हो। ठीक है बेटा, तुम और मीनाक्षी जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहा करो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। इतना कहकर हर्षद मेहता अभिषेक के घर वालों से आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। दरअसल हर्षद मेहता में अमीर होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वहीं अभिषेक एक मामूली सा प्राइवेट जॉब करता था, जिससे उसके घर का खर्चा ही चल पाता था। लेकिन जब से अभिषेक को यह पता चला था कि उसकी माँ के दिल में छेद है, तब से अभिषेक का दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इस बीच उसकी जिंदगी में मीनाक्षी ने एंट्री ली और सब कुछ बदलने वाला था। अभिषेक, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? बस बस हो गया, और 2 मिनट दे दो माँ। पिताजी, आप सभी थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हाँ मेरे बेटे, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली थोड़ी सी सजा रही थी। अब सब ठीक है बहू। अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। ओह गॉड, ये मेलोडी ड्रामा अब कब तक खत्म होगा? ये देखकर यशोदा कुछ कहती, तभी अभिषेक ने उससे कहा, माँ जल्दी से आरती कर दो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज। अरे बेटा, ऐसे कैसे? रुक जा थोड़ा। शादी थोड़ी ना हर रोज होती है। शादी के बाद रस्में भी तूने नहीं होने दी। अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दे। अब बहू थोड़ा सा यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। ओह गॉड आंटी जी, इतना कुछ मेरे से नहीं होगा। इतना सारा ड्रामा, एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है और सारा नाटक आप लोग खत्म नहीं कर रहे। अभिषेक, मेरा रूम किधर है? अभिषेक तुरंत उसके घर के बाहर सबसे बड़े कमरे की ओर इशारा कर दिया और मीनाक्षी भी तुरंत उस कमरे की ओर बढ़ गई। माँ, पिताजी, मैं सोनिया की तरफ से माफी चाहता हूँ, प्लीज। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, अभी बहू नई नई है। ये घर उसके लिए बहुत नया है। अभी इस घर में ढलने में थोड़ा समय लगेगा उसे। हाँ अशोक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभिषेक बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अभिषेक सिर झुकाकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें मीनाक्षी गई थी। वो मीनाक्षी की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वो मीनाक्षी से कुछ कहता, उससे पहले ही मीनाक्षी उल्टा उस पर भड़क गई। ये सब क्या बकवास है अभिषेक? यार इस कमरे में इस कमरे में एसी कहाँ है? और ये कितना छोटा कमरा है। ओह गॉड, बेड भी कितना बेकार है इस रूम का। मीनाक्षी, तुम कुछ भूल रही हो कि तुम अपने डैड के घर पर नहीं हो। यह हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। ओ मिस्टर,
मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। तुम मीनाक्षी की बात पूरी होने से पहले ही वहां अभिषेक की माँ यशोदा अपने हाथों में नाश्ता लिए आ गई, जिसे देखकर मीनाक्षी चुप हो गई और अभिषेक ने नाश्ते की ट्रे लेते हुए कहा, अरे माँ ये सब मैं कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? जी माँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बस वो मीनाक्षी थोड़ी सी थक गई है ना, वो आराम करना चाहती है। अब आप लोग जाइए, जाकर आप लोग भी आराम कर लीजिए। इतना कहकर अभिषेक अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, मीनाक्षी हमारी बात हुई थी ना कि बस तुम कुछ दिनों के लिए मेरा मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार प्लीज। देखो अभिषेक, सबसे पहले तो तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो मेरी सास बनने की कोशिश ना करे, और तुम इस रूम का कुछ करो प्लीज। ठीक है, अभी आप सो जाइए, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर अभिषेक ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। मीनाक्षी भी बड़बड़ाते हुए बेड पर सो गई। और फिर अगले दिन, अरे अभिषेक बेटा, ये एसी तुमने खरीदी है क्या? हाँ माँ, वो मीनाक्षी को आदत नहीं है ना, मतलब बिना एसी के रहने की, तो इसलिए थोड़ा लेना पड़ा। अरे तो बेटा मुझसे कहता ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया है। रुको मैं अभी बैंक जाकर पैसे लेकर आता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं अभिषेक को दे दूंगी। नहीं माँ पिताजी, पैसे हैं मेरे पास। और हाँ माँ, आप शाम को ना रेडी रहना, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? वो आपके ऑपरेशन के लिए बात करनी है ना, अब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, समझिए थोड़ी बात को। लेकिन बेटा उसके लिए तो उसकी फिक्र आप लोग मत कीजिए, पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाए। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है और अशोक और यशोदा एक दूसरे के चेहरे को देखते रह जाते हैं। अभिषेक अपने कमरे में जाकर मीनाक्षी से कहता है, एसी लग रहा है मीनाक्षी जी, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कुछ कर नहीं पाओगे। किराए की पति हो तो इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। मीनाक्षी ने जो कहा था वो 100% सच था। असल में अभिषेक और मीनाक्षी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, जिसके तहत मीनाक्षी को अभिषेक के साथ सिर्फ 6 महीने तक अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वो अभिषेक से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में मीनाक्षी की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता हर्षद मेहता ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि उसे उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले मीनाक्षी को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस मुश्किल का हल मीनाक्षी ने कुछ अलग तरीके से निकाला और अभिषेक की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसने पैसों का लालच दिया, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए अभिषेक को अपना किराए का पति मान लिया। दूसरी तरफ अभिषेक को अपनी मां का जल्द से जल्द दिल का ऑपरेशन करवाना था और इसलिए उसने मीनाक्षी की शर्त मान ली। लेकिन ये बात मीनाक्षी और अभिषेक के अलावा और कोई नहीं जानता था, और इस बात को छुपा कर रख पाना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बहू, अभिषेक ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तू जाकर उसे परोस दे। क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? मीनाक्षी बेटा, अगर पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। अच्छा देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उससे शादी के लिए पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं। और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की ही तो है, तब तक के लिए ही मैं आपको और घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यशोदा के सामने नदी के पानी जैसा सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी और बेहोश होकर वहीं जमीन पर पड़ी। और फिर अभिषेक को जैसे ही सबके बारे में पता चला तो वो गुस्से में मीनाक्षी से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? हाँ, जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ हर समय मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी मैंने किराए पर तुम्हें लिया है, ना कि तुम्हारे परिवार को, तो भला मैं क्यों चुप रहूं? अभिषेक समझ गया था कि उसने मीनाक्षी से शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी, लेकिन वो भी मजबूर था, इसलिए वो चुपचाप मीनाक्षी की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा था। और फिर एक दिन, थैंक्स पापा, मुझे ही नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी पेपर साइन कर देंगे। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ पापा,
मुझे कुछ बताना था आपको। अच्छा यही ना कि अब तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा है तुम अभिषेक और उसके घर वालों के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्द ही मैंने वापस बुलाने के लिए पेपर मैंने साइन कर लिए हैं। क्या? तो इसका मतलब अभिषेक ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, और उसने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि तुम्हारे दिए गए 20 लाख भी मुझे वापस देकर चला गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है। अभिषेक लाखों में एक लड़का है। वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया। तो तुम सोचो कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब तो ना उसकी माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही अब मुझ में तुम्हें सुधारने की शक्ति बची है। अपने पिता की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत जोर का धक्का लगता है। उसे वाकई में अभिषेक के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पड़े प्रॉपर्टी के पेपर बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके बदले में उसने क्या कुछ खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर थे, लेकिन अब उसके साइन करने की ना तो उसके अंदर हिम्मत थी और ना ही इच्छा। अरे नाचो गाओ, आज मेरे गरीब दोस्त की शादी है। शादी में आज धूम मचा दो, धूम। अरे अशोक भाई बस भी करो। नहीं भाई, आज तो मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। अरे नाचो भाई नाचो, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हरिया बैलगाड़ी से अपनी बारात में जा रहा था और उसके कुछ दोस्त बैलगाड़ी के आगे नाच रहे थे। कुछ देर बाद हरिया अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरअसल लड़की के घर वाले भी गरीब थे, जो कि एक झोपड़ी में रहते थे। इस तरह कैसे भी करके दोनों की शादी हो जाती है और अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी गीता को बैलगाड़ी में बैठाकर अपने घर की ओर चल देता है। ऐसे ही चलते चलते काफी समय हो जाता है और गीता को प्यास लग जाती है, जिसके बाद वो अपने पति हरिया से बोलती है, अजी सुनिए ना, अभी हमें अपने घर जाने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अच्छा ऐसी बात है, अब थोड़ी दूर और चलते हैं, आगे एक नदी मिलेगी, वहां पर तुम्हें पानी पिला दूंगा। ठीक है जी। वैसे हम ये स्टेशन की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या मेरा ससुराल स्टेशन की तरफ है? हाँ गीता, तुम ये समझ लेना, स्टेशन ही तुम्हारा ससुराल है। मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, चलो वहां पहुंचकर सब समझ जाओगे। हरिया इस तरह गीता को अभी दिलासा तो दे देता है, लेकिन गीता को यह नहीं पता था कि वो जिस ससुराल की अभिलाषा कर रही है, उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ देर बाद बैलगाड़ी ऐसे ही आगे की ओर चलती जाती है और रास्ते में एक नदी मिलता है, जहां हरिया पानी भर के लाता है और गीता को पिला देता है। इसके बाद फिर से बैलगाड़ी आगे की ओर चलने लगती है। कुछ घंटे के बाद बैलगाड़ी एक ट्रेन की पटरी के पास आकर रुक जाती है, जहाँ एक पुरानी ट्रेन की बोगी खड़ी होती है। अजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको सूसू लगी है, इसलिए आप यहाँ पर मुझे भी लेकर आ गए? अरे नहीं नहीं, दरअसल गीता, आज से यही तुम्हारा ससुराल है। आज से हम यहीं पर रहेंगे। ये ट्रेन की बोगी ही हमारा घर होगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे ससुराल ले जाने वाले थे ना? गीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे मम्मी को ये पहले ही बता दिया था कि मैं एक ट्रेन की बोगी में रहता हूँ, और माँ जी को शायद इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, माँ ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो बस ये बताया था कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं? आज से जैसा भी है, ये मेरा ससुराल है और आप मेरे पति। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप छोड़िए इन सभी बातों को। आप देखिएगा, मैं इस ट्रेन की बोगी को भी इतना सुंदर बना दूंगी कि ये अच्छे खासे घर से भी बेहतर लगेगा। इसके बाद गीता ट्रेन के अंदर आ जाती है और साफ सफाई करना चालू कर देती है। कुछ समय बाद वो ट्रेन के अंदर ही एक तरफ रहने का बंदोबस्त कर लेती है, तो दूसरी तरफ रसोई बना लेती है। कुछ देर बाद जब हरिया ट्रेन के अंदर आता है, तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है। अरे वाह गीता, तुम तो सच में बिल्कुल जादूगरनी निकली यार। तुमने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। आखिर पत्नी किसकी हूँ? आपकी ना, तो कमाल तो करूंगी। ऐसा कहकर गीता जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद हरिया और गीता की सुहाग रात थी। दोनों सुहाग रात मनाते हैं और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। दोनों पति पत्नी सुबह उठ जाते हैं, जहां हरिया गीता से कहता है, देखो गीता, मैं स्टेशन पर जा रहा हूँ। स्टेशन के शौचालय की सारी देखभाल मेरे पर ही है। उसके साफ सफाई से लेकर उसकी सारी मेंटेनेंस तक, साथ ही
स्टेशन पर कोई गंदगी होती है तो वो भी मुझे ही साफ करना होता है। अब इससे मेरी ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन जो भी हो हमारा परिवार तो इससे चल ही जाएगा। बाकी मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा। तुम एक काम करना, थोड़ा ध्यान रखना अपना। ठीक है, आप ध्यान से जाइएगा। बाकी आप रात में थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इसके बाद हरिया काम पर चला जाता है। उधर हरिया रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता है तो इधर गीता ट्रेन को और भी बेहतर अपने ससुराल को बनाने की कोशिश करती है। ऐसे ही रात हो जाती है और हरिया थका हारा घर आता है, जहाँ गीता ने उसके लिए पहले से ही खाना बनाकर रखा होता है। गीता कई महीने बीत गए थे घर का खाना खाए हुए, क्योंकि जब भी मैं काम से लौटता था तो खुद ही कच्चा पक्का बनाकर खा लिया करता था। उसी को खाया करता था और जैसे तैसे करके सो जाया करता था। लेकिन जब से तुम इस ट्रेन में आई हो ना, सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आखिर हुआ क्या था आपके साथ? मैंने सुना था कि आपके पास तो अपना खुद का जमीन और घर था, फिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गीता, तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मेरे इतने मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे निजी जीवन और मेरे अतीत में क्या हुआ उसे जानने का तुम्हें पूरा पूरा हक है। देखो, दरअसल आज से 3 साल पहले मैं अपनी माँ के साथ कांचीपुरम गांव में रहता था। मेरी माँ काफी बीमार थी। अरे बेटा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू अगर ऐसे ही मेरे ऊपर दवाइयों के चक्कर में पैसे लुटाएगा तो एक दिन तू कंगाल हो जाएगा, कंगाल। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला कोई माँ अपने बेटे को कभी गरीब होने दे सकती है क्या? आप फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है, ऑपरेशन करवाना होगा बस। ऑपरेशन? बेटा, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। तू क्यों इतना फिक्र कर रहा है? देख, अब मेरी उम्र हो चली है, कुछ दिन की और मेहमान हूँ मैं बस। माँ, आप ये बेकार की बातें मत कीजिए ना। और हाँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? अगर लेट से पहुंचा तो लाला जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने खाना बना दिया है, आप समय पर खा लीजिएगा, ठीक है? और दवाई भी टाइम पर ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, जा और थोड़ा ध्यान से जाइयो। इसके बाद हरिया लाला के खेत पर चला जाता है और वहां पर काम करने लगता है। कुछ समय बाद वहां पर लाला आता है। और हरिया, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? तेरी माँ कैसी है अभी? हाँ हाँ लाला जी, सब बढ़िया है, मतलब बस आपकी कृपा है। चल ठीक है, फिर मन लगाकर काम कर और 2 पैसे कमा। मैं भी यही देखना चाहता हूँ। जी लाला जी। दरअसल लाला की नजर हरिया के पुश्तैनी जमीन और घर पर था। वो कई सालों से उसे हड़पने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आज तक कोई भी मौका नहीं मिला था। तभी एक दिन अचानक हरिया का दोस्त अशोक भागता हुआ आता है और हरिया से कहता है, अरे हरिया भैया, गजब हुई गवाह। क्या हुआ अशोक भाई? भैया, आपकी माताजी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उनको अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर डॉक्टर बता रहे हैं कि उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर ने पूरे 5 लाख का खर्चा बताया है। क्या 5 लाख? अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम एक साथ कैसे करूंगा? हरिया भाई, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप एक काम कीजिए ना, लाला जी से बात कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ लाला जी के पास। ऐसा कहते हुए हरिया लाला जी के घर पर पहुंच जाता है, जहां लाला हरिया से कहता है, देखो हरिया बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक लाला हूँ और कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ मैं। और तुम्हें 1-2 हजार तो नहीं चाहिए, बल्कि 5 लाख रुपए चाहिए। अब मैं किसकी गारंटी पर इतने सारे तुम्हें पैसे दूंगा? लाला जी, मैं एक एक पाई आपकी यहाँ पर काम करके उतार दूंगा, बस आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, मैं इस तरीके से तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक काम कर सकते हो तुम, अपना जो घर है ना, मेरे यहाँ पर गिरवी रख दो। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? हरिया को कोई और रास्ता नहीं सोचता है और वो लाला की ये बात मान लेता है। ठीक है लाला जी, मैं अपना घर और जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। लाला ये बखूबी जानता था कि हरिया अभी बहुत ही परेशान है और वो बिना कुछ पढ़े ही इन कागजों पर साइन कर देगा।
इसलिए वो कागज पर गिरवी का नहीं बल्कि अपना मालिकाना हक कागज पर लिखवा रखा था। और हरिया बिना कुछ पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर देता है और 5 लाख रुपए लेकर वहां से अस्पताल चला जाता है। देखिए, आपने पैसे लाने में काफी देर कर दी। अगर आपने अपनी माता जी को पहले ही एडमिट करवा दिया होता तो शायद ऑपरेशन करवा लेते और वो आज जिंदा होती। हरिया ये बात सुनकर बहुत ही टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी माता का अंतिम संस्कार करवाता है। फिर उन 5 लाख रुपए को लेकर लाला जी के पास जाता है, जहां लाला उससे 5 लाख रुपए भी ले लेता है और वहां से उसे भगा भी देता है। और इस तरीके से लाला ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मैं कानूनी तौर पर भी लाला से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि कानूनी रूप से मेरा घर और मेरा जमीन अब उसी के नाम पर है और 5 लाख रुपए मैंने उसे वापस जो किया है उसका कोई गवाह भी नहीं था मेरे पास। चलिए हरिया जी, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उस लाला ने जो किया उसके किए की सजा ऊपर वाले जरूर उसे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना गीता, क्या कहना चाहती हो आप? आप स्टेशन पर ये काम छोड़कर कोई और काम कीजिए। एक काम करते हैं, हम और आप दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक चाय की स्टॉल लगाते हैं और सभी को चाय पकौड़े बेचते हैं। इससे हमारी स्थिति जल्दी से अच्छी हो सकती है। हाँ, कहे तो तुम सही रही हो, अब हम यही काम करेंगे। इसके बाद गीता और हरिया मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक चाय और पकोड़े का स्टॉल लगा देते हैं। उनके चाय पकोड़े का व्यापार काफी अच्छा चलता है और वो इसी तरह से अपनी जिंदगी को बदलने की